जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में कुछ दिन पहले मैंने एक चर्चा की थी। मैंने चर्चा की थी कि माननीय मोदी जी की सरकार ऐसे निर्णय लेती ही क्यों है जिनको उसको वापस लेना पड़े और ये कहना पड़े कि तपस्या में लगता है कुछ कमी रह गई। पहले निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, पंगा लेते हैं, अपने भक्तों को उत्तेजित करते हैं, भक्त एक स्टैंड ले लेते हैं और वो स्टैंड लेने के बाद फिर यू टर्न ले लेते हैं। और जो भक्तों ने, बेचारों ने पूरा ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे झगड़ा किया होता है, लोगों से पंगा लिया होता है, उनको धता बताते हुए वही करते हैं जो विपक्ष चाहता है, जनता चाहती है, समाज चाहता है। लेकिन उसमें टाइम इतना लगा देते हैं कि उसमें जो फायदा उनको हो सकता था वो फायदा उनको नहीं होता है। अब जिस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, जैसे आपने देखा किसान बिल लाए, किसानों से बात नहीं की, किसानों से राय नहीं ली और ये बताया गया जैसे किसानी के बारे में, खेती के बारे में मोदी जी को और उनके सलाहकारों को बहुत ज्यादा ज्ञान है। एक ऐसे व्यक्ति को कृषि सलाहकार बना के लाया गया जो एक बड़े पूंजीपति का आदमी था और उसने अपने पूंजीपति मालिक के लिए एक 3 कृषि कानून लाए जिससे कि देश की किसानी छिन जाए और पूंजीपति मित्र के पास चली जाए। और पूंजीपति मित्र ने जब ये बिल पास होने वाले थे उसके पहले अपने सैलोस बना लिए और भंडारण की एक क्षमता कर ली कि किसानों से सारा माल खरीदेगा और उसके बाद एकमात्र साहूकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो हो जाएगा। और छोटे छोटे जो बेचारे दुकानदार थे और जो आढ़त करते थे उनको आढ़तिये बता के और दलाल बता के उनको बदनाम किया गया। और ये था कि पूरा का पूरा माल जो है अडानी खरीदेंगे और अगर मार्केट में डिमांड होगी, इंटरनेशनल डिमांड होगी तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और किसान रोएगा। लेकिन सारा फायदा जो है वो बड़े पूंजीपति, एक घड़ियाल को और एक मगरमच्छ को और एक बड़ी मछली को हो जाएगा। 13 महीने तक किसान बैठे रहे, 13 महीने तक किसान बैठे रहे, परेशान रहे। उसके बाद सारी 13 महीने उनके कीलें ठोक कर, उनके रास्ते रोक कर, उन पे अश्रु गैस छोड़कर, उन पे हर तरह के अत्याचार करके, जाड़ा, बरसात, गर्मी, हर तरह की समस्याओं से झिलवा के, और बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तो किसान जो है अपने जगह से हिल नहीं रहे, उसके बाद वो किसान कानून वापस ले लिए गए और कहा कि मेरी तपस्या में लगता है। तो ये कानून लाए क्यों थे भैया? जब तुम्हें तपस्या, पूरी तपस्या करते, लोगों से राय ले लेते, तब ये कृषि कानून लाते और किसानों से बात कर लेते और उसके बाद ला के उसको वापस। खैर, मोटर व्हीकल एक्ट ले आए। मोटर व्हीकल एक्ट भी बिना सोचे समझे लाए, बिना मोटर यूनियन से बात किए हुए, टैक्सी यूनियन से बात किए हुए ले आए। और उसके बाद जब 2 दिन की स्ट्राइक कर दी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा यातायात और ट्रांसपोर्ट ठप हो गया। उसके बाद उस कानून को भी स्थगित कर दिया। उसके बाद वक्फ बिल ले आए, उसको भी थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद ब्रॉडकास्ट बिल ले आए, उसको भी वापस आगे बढ़ा दिया पुनर्विचार करने के लिए। फिर उसके बाद जो भी बिल ला रहे हैं उस पर पुनर्विचार करते हैं और उसको फिर पहले बिल ले आते हैं बिना सोचे समझे, बिना बात किए हुए ले आते हैं और उसके बाद फिर उसको वापस ले लेते हैं, या उसको, क्योंकि अब वो सरकार तो है नहीं। अब ये 2014 से लेकर 2024 तक की सरकार तो है नहीं कि आप लोकसभा राज्यसभा के अंदर विपक्ष को जो है सस्पेंड कर देंगे, उनको निष्कासित कर देंगे, उनकी बाइक बंद कर देंगे, उन्हें बोलने नहीं देंगे और उसके बाद जो चाहेंगे अध्यादेश आप वापस करा लेंगे, चाहे बाद में उसको वापस लेना पड़े। क्योंकि जनता की ताकत के सामने तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ठप हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों की सत्ता जनता बदल देती है और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर। अच्छा, इसी प्रकार संविधान में परिवर्तन करने का प्रयास हुआ। लेटरल एंट्रीज के माध्यम से जो बड़े पद थे उसके अंदर बिना रिजर्वेशन के अपने रिश्तेदारों को और पूंजीपतियों के कर्मचारियों को लाने की व्यवस्था की गई। लेकिन फिर जनता जागरूक हो गई, फिर विपक्ष जागरूक हो गया और ये वो वाला विपक्ष तो है नहीं जहां पे उनके पास सदस्य नहीं है। और जो बाकी लोग हैं भाई, एक तरफ आपके 241 हैं और एक तरफ 234 हैं, बाकी लोग तो ढुलमुल हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। मोदी जी के साथ हैं तो मोदी जी की मेजोरिटी है, इधर आ जाएंगे तो इधर की मेजोरिटी हो जाएगी। तो वहां पे भी लेटरल एंट्रीज के मामले में भी उनको घुटने टेकने पड़े। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि साहब सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होगा, उस पर भी पूरा
हिंदुस्तान खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से नाखुशी जाहिर करने लगा, तो वहां भी लगा कि सरकार ने कुछ अपना हेरा फेरी करके आपस के लड़ाई कराने की, SC ST दलित मूवमेंट्स के अंदर कराने की कोशिश की है। लेकिन जनता ने, और चंद्रशेखर रावण ने, बहन मायावती ने, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने अलग अपना एक वो शुरू कर रखा है जातीय जनगणना की। तो पहले तो जातीय जनगणना के साथ थे और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ जातीय जनगणना का समर्थन किया था। आजकल वो भी मुंह चुप अपना बनाए बैठे हैं। तो एक तरफ से जो सारे मुद्दे हैं जिसमें आप सारे दलितों को और ओबीसी को इलेक्शन के पहले तक तो हिंदू बना देते हैं और उसके बाद हिंदुओं में आप डिवीजन शुरू कर देते हैं, रिजर्वेशन के अगेंस्ट बात करना शुरू कर देते हैं। खैर, इसका मतलब यह है कि बिना सोचे समझे कानून लाते हैं और बिना सोचे समझे उन कानून को फिर वापस ले लेते हैं। तो ना तो आपको फायदा मिलता है, और जो विपक्षी लोग हैं जो आपसे मांग करते हैं, आप एक तरह से उनकी मांग को सेटिस्फाई करते हुए, उनकी मांग की पूर्ति करते हुए कानून को वापस ले लेते हैं। अब एक नया मसला आ गया है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, सरकारी कर्मचारी चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों चाहे वो राज्य के कर्मचारी हों, उनको पेंशन मिला करती थी और हर उस व्यक्ति को पेंशन मिला करती थी जो 20 साल से ज्यादा सरकारी नौकरी में काम करता था। इसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहते थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में एक नया कानून बना जिसको आगे उसको फॉर्मलाइज किया गया। उसके अनुसार ये ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया गया और न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया। अच्छा, न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देता था और जो सरकार कंट्रीब्यूशन देती थी, उसको डेट मार्केट में और इक्विटी मार्केट में लगाया गया। अच्छा, इक्विटी और डेट मार्केट में जब लगाया गया तो मानी बात है, जब पैसा बहुत ज्यादा इक्विटी मार्केट में आएगा तो इक्विटी मार्केट भी बूम करेगा और डेट मार्केट में आएगा तो मार्केट के अंदर कैश की उपलब्धता भी ज्यादा होगी और उसकी वजह से जो कैपिटल मार्केट है वो अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन अब आपने जब, अच्छा, पिछले 10 साल से जितनी भी जगह कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में बनी या कर्नाटका में बनी या राजस्थान में बनी, जहां भी सरकारें थीं, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। तब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, नहीं साहब, हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे फंड नहीं करेंगे, जो पैसा इन्होंने जमा कराया वो नहीं देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए इनको फंड रिलीज नहीं करेंगे। और बहुत सारी चर्चाओं में भी आपने सुना होगा कि ये तो प्रोरोगेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यूनिफाइड एक नियम बनाएगी तभी राज्य सरकारें उस पर कोई निर्णय ले सकती हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार अपने आप ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो कर नहीं सकती और हम उसको पैसा नहीं देंगे। खैर, जनता चाहती थी, अपोजिशन चाहता था, सरकारी एम्प्लॉइज चाहते थे कि भैया जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को 5 बार अगर MP बनते हैं तो 5 बार की पेंशन मिल सकती है और उनको सस्ता खाना मिल सकता है, बड़ी बड़ी कोठियां मिल सकती हैं, बिजली के बिल और ट्रैवलिंग और दुनिया भर की चीजें उनको सुविधा मिल सकती है। तो सरकारी अधिकारी को अगर आप पेंशन नहीं देंगे और अगर शेयर मार्केट डूब गया तो उसके बाद उनका पैसा अगर डूब गया तो रिटायरमेंट के पास तो उनके पास खाने को नहीं रह जाएगा। या आप चाहते हैं कि वो बेईमानी करें, वो पैसा वसूली करें, इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि उनको पेंशन की आवश्यकता ना हो। अच्छा, अब सारे एक प्रकार का ये तो पूरा नजरिया बन गया, पूरे देश के अंदर बन गया कि अपोजिशन चाहती है ओल्ड पेंशन स्कीम और बीजेपी चाहती है न्यू पेंशन स्कीम को लागू रखना। अच्छा, यहां भी देखिए, आप ओल्ड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर लेते, मान लेते कि चलिए ओल्ड, तो आपको उसका फायदा मिल गया होता। लेकिन आपने क्या किया कि उसका नया नाम बदल दिया। जैसे आप शहरों के नाम बदल देते हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदल देते हैं, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को यूनिफाइड पेंशन स्कीम बना दिया। अच्छा, स्कीम वही की वही है, वही पुरानी बोतल नई शराब वाला हिसाब है, वही स्कीम है, केवल उसमें अंतर यह है पहले 20 साल की नौकरी पे आप पेंशन के हकदार होते थे, अब 25 साल पे होंगे। पहले कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कम करती थी, अब 17-18% करेगी, माने गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ज्यादा करेगी। तो इसका मतलब यह है कि आप लौट फिर के 10 साल शासन करने के बाद आप वहीं लौट आए हैं जो आपसे अपोजिशन चाह रहा था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाह रहे थे। तो वही स्थिति है जो कृषि कानून की थी, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट की थी, जो वक्फ बिल की थी, जो नजूल बिल की थी, जो ब्रॉडकास्ट बिल की थी, वो सारी चीजें उसी प्रकार से आप उसको ठंडे बस्ते पे डाल रहे हैं। अच्छा, अब एक और मामला उठ रहा है, वो मामला ये उठ रहा है कि जब हिमाचल प्रदेश और ये हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है और इस समय प्रोसेस ऑन है, उस समय स्कीम को आपने घोषित करके, वो भी अश्रमी वैष्णव से जो रेलवे के वो हैं और जहां सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं उनके माध्यम से अनाउंस करा दिया आपने। तो इसका मतलब यह है कि आपने तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। आप तो एक प्रलोभन दे रहे हैं देश की जनता को।
और पहले जैसे आप जस्टिफाई करते थे कि साहब देश के पास पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी पेंशन दे सकें, और अगर आप पेंशन दे ही सकते हैं तो अग्निवीरों को पेंशन क्यों नहीं देंगे आप? अरे अग्निवीर तो साल में 1.5 लाख लोग अपॉइंट होते हैं, बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज तो उससे होने चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं। वो सरकारी पद आप नहीं भर रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी बाकी लोगों को आप पेंशन देंगे तो अग्निवीर को भी क्यों नहीं देंगे? तो मुझे लगता है थोड़े ही दिनों में जैसे सारे निर्णय लेकर यूटर्न लेके वापस लिया गया है, उसी प्रकार का निर्णय अग्निवीर के बारे में भी होने वाला है। क्योंकि इस समय माननीय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार को बचाना है। उन्हें यह लग रहा है कि हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर उनकी बहुत बुरी हार होने वाली है। तो किसी तरह से जनता को दिग्भ्रमित करके, किसी प्रकार से प्रलोभन देके, जैसे वहां भी महाराष्ट्र में उसी प्रकार की स्कीम चलाई गई जैसे मध्य प्रदेश में चल रही थी, वो लाडली बहन योजना की, जिससे बहनों को 1,500-2 हजार रुपए दिया जाए, बाद में उस स्कीम को बंद कर दिया जाए। और लेकिन असली मुद्दा यह हो कि किसी प्रकार हमको चुनाव जीतना है। तो मुझे लगता है कि किसान का जो एमएसपी की गारंटी है वो भी शायद थोड़े दिनों में अनाउंस होने वाली है। जो अग्निवीर योजना है उसमें पेंशन और सारा सम्मान अग्निवीरों को देना और उनकी सेना जो सेवा अवधि है उसको 4 साल से बढ़ाकर 15-17 साल करना, ये सारी चीजें मुझे लग रहा है जो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार से सारे निर्णय पलटे जा रहे हैं, पहले लिए जाते हैं, बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, फिर उनको पलट दिया जाता है, वही अग्निवीर में होने वाला है और वही आपके एमएसपी की गारंटी के मामले में होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार का दबाव विपक्षी दलों ने बनाया है और जनता ने बनाया है और बताया कि आपको चुनाव में नहीं जीतने देंगे, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यह समझ में आ रहा है कि इस देश की राजनीति में इस प्रकार की जुमलेबाजी नहीं चलेगी और अल्टीमेटली you have to hear to the voices of the public also and you also have to hear the voice of the opposition parties also, otherwise देर हो जाएगी। तो सत्ता को बचाने के लिए चुनाव के बीच में निर्णय लिया गया है, लेकिन चलिए निर्णय जो भी है, अपोजिशन चाहता था, देश चाहता था, निर्णय हुआ, अच्छा निर्णय हुआ और इस निर्णय से जनता को राहत मिलेगी। अब किसानों को किसान ये एमएसपी की गारंटी देके और जवानों को अग्निवीर योजना को वापस लेके आप उनको भी सेटिस्फाई कर दीजिए, तो मोदी जी हम आपका धन्यवाद कर देंगे। वोट तो तब भी नहीं करेंगे क्योंकि 10 साल में बेरोजगारी की जितनी बुरी स्थिति है, महंगाई की जितनी बुरी स्थिति है, तो वोट आपको नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक अच्छा निर्णय लिया है, 2 निर्णय अग्निवीर के मामले में और एमएसपी की गारंटी के बारे में और ले लीजिए और तीसरे अच्छा निर्णय ले दीजिए, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को देश की सारी सत्ता सौंपी है उसको वापस ले लीजिए और गरीबों में बंटवा दीजिए, मध्यम वर्ग को सुविधा दीजिए, अल्प मध्यम वर्ग को सुविधा दीजिए और पूंजीपतियों से थोड़ी पूंजी कम करा दीजिए, तो आप शायद आपकी पॉपुलैरिटी दोबारा बढ़ेगी। वरना आजकल पॉपुलैरिटी जो है वो राहुल गांधी की बढ़ रही है, आपकी बहुत ज्यादा गिर रही है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।